नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, इतिहास विभाग, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे, तो भारत के संबंध में ये विश्व युद्ध किस प्रकार से इसने राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर परिवर्तन किया। इसी क्रम में आज हम क्रिप्स योजना पर चर्चा करेंगे, क्रिप्स मिशन पर। तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया था, उस मिशन पर चर्चा करने से पूर्व हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन के गठन का निर्णय किया और इसे भारत भेजा। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और उस विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ था और भारतीयों की बिना अनुमति के भारत को इसमें शामिल कर दिया था। तो इसका विरोध पूरे देश में हो रहा था और इसी बात को लेकर के भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। अब इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करे, इस बात को लेकर के उनके अंदर जो है वो मतभेद की स्थिति बनने लगी। जैसा कि इस समय में सुभाष चंद्र बोस ने ये सलाह दी थी कि क्योंकि पूरा ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया है, उसकी शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में लगी हुई है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सुअवसर है कि इसी समय बहुत बड़ा आंदोलन करके अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाया जा सकता है। नेहरू जी ने इस समय में बहुत ज़्यादा इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और गांधी जी इस बात पर अड़े थे कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध में है और इस विषम परिस्थिति में हम उनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ सकते। लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी से आग्रह किया कि इस समय में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बने और वो भारत में पूर्ण स्वराज्य की तरफ जो है कुछ निर्णय लेने के लिए वो दबाव में आए। तो ऐसे समय में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और 1941 के अंदर 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया और जिसमें ये कहा गया कि बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके को अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो व्यक्ति ये सत्याग्रह चलाएगा और एक मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के वो इस बात को वहाँ पर रखेगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन के इस निर्णय से सहमत नहीं है कि भारत को वो बिना उनकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करे। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर और धीरे धीरे जो उम्मीद भी नहीं थी लेकिन फिर भी इसकी संख्या 20,000 से ऊपर पहुंच गई थी। तो इस तरीके से जो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के द्वारा एक नैतिक दबाव ब्रिटेन की सरकार पर बनाया गया, क्योंकि ब्रिटेन के लिए भी ये बहुत क्रूशियल टाइम था क्योंकि इस समय में जर्मनी और इटली के द्वारा भीषण तरीके से जो है वो युद्ध में उनको जवाब दिया जा रहा था और जर्मनी ने ब्रिटेन के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण घटना इस समय और हो गई। 1941 के अंदर जापान जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध शामिल हो गया और जापान ने मित्र राष्ट्रों को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि जापान जो है वो उसने एक दिन के 100 से भी अधिक जहाज जो है वो समुद्रों में मित्र राष्ट्रों के डुबोने शुरू कर दिए। इस तरीके से जापान की इस बढ़ती हुई शक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और जापान ने अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था पर्ल हार्बर, उसको आक्रमण करके तहस नहस कर दिया और उस बंदरगाह को डुबो दिया, जिसके कारण अमेरिका भी युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। इस तरीके से पूरे विश्व में अराजकता की स्थिति बन गई और जापान आगे बढ़ता हुआ बर्मा तक आ गया। बर्मा तक जापान ने अधिकार कर लिया और बर्मा तक आने के बाद में ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता होने लगी कि जापान जो है वो
भारत के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और ऐसे समय में जो ब्रिटेन की सरकार जो भारत को उपनिवेश के रूप में चला रही थी, वो बहुत भारी दबाव में आ गई। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र चीन और अमेरिका ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि कैसे भी करके भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करें और उनकी सहमति को इसमें स्वीकार किया जाए। यहाँ तक कि चीन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को अ, ब्रिटेन के सामने रखा कि ये जो एटलांटिक चार्टर है, उस एटलांटिक चार्टर जो है वो सभी देशों पर, इवन भारत पर भी उसको लागू किया जाए, जिसके कारण भारत में भी युद्ध के पश्चात जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। तो इस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के कारण जो है अमेरिका और चीन के दबाव के कारण जो है ब्रिटेन को भारत के संबंध में कुछ निर्णय लेने पड़े और उन्होंने क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा। अब इस दबाव में ब्रिटिश जनमत का दबाव भी शामिल था, क्योंकि ब्रिटेन की जनता भी ये चाहती थी कि कैसे भी करके भारत का सहयोग इस युद्ध में लिया जाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन का गठन किया गया और 1942 के अंदर ये क्रिप्स मिशन भारत आया। चूँकि क्रिप्स क्या है, एक मंजे हुए राजनीतिक सलाहकार थे और वो बहुत सारे देशों में अपनी सेवाएं दे चुके थे और इससे पूर्व भी वो 3 बार भारत आ चुके थे और भारतीय राजनीतिक परिस्थिति से वो काफ़ी जो है सीमा तक अवगत थे। और वो जवाहरलाल नेहरू सहित बहुत सारे शीर्ष जो भारतीय नेतृत्व करता थे उनके मित्र भी थे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन भारत भेजा गया। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तब क्रिप्स मिशन ने भारत में जो है संवैधानिक सिस्टम को लागू करने के लिए 2 प्रकार की बातें की। एक बात उन्होंने जो कि वो भविष्य से संबंधित प्रस्ताव भारत में प्रस्तुत किए कि भविष्य में युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में क्या क्या जो है वो निर्णय लिए जाएंगे और किस तरीके से उनकी मांगों के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और दूसरा जो था वो वर्तमान से संबंधित प्रस्ताव, यानी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किस तरीके से भारतीय जो है वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्रिप्स जो है क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो सबसे पहला उन्होंने एक नए भारतीय संघ की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत में एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और उस संघ को स्वशासित उपनिवेश का पूर्ण स्तर प्राप्त होगा। उसको स्वशासित शासित उपनिवेश का पूर्ण स्तर प्राप्त होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान सभा की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो संविधान सभा के गठन की बात एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि क्रिप्स ने इस अपने प्रस्ताव के अंदर कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रयोजन है, ये जो संविधान सभा का गठन है, उसके अंदर प्रांतीय जो विधानमंडल है उसके निम्न सदन के जो सदस्य है, वो निम्न सदन के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे और इनमें जो निर्वाचक मंडल की जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल इसका 10वां भाग होगी। तो और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान सभा का जो गठन था वो प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव इस क्रिप्स मिशन के अंदर शामिल किया गया था। चौथी बात जो इसमें थी वो ये थी कि ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को तभी कार्यान्वित करेगी जब भारतीय जो राजनीतिक दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है और अन्य दल है, वो सभी मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से इसकी समीक्षा की जाए तो क्रिप्स मिशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भारतीयों की मांगों के अनुरूप थी और वो भारत के अंदर संविधान के निर्माण की और एक स्वतंत्र उपनिवेश की स्थापना की बात कर रहे थे। और दूसरी बात जो इसके अंदर महत्वपूर्ण थी
वो कहीं न कहीं भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने की जो भूमिका थी वो इस प्रस्ताव में थी। लेकिन इस प्रस्ताव का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही विरोध किया और बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध हुआ। और इसका विरोध होने का मुख्य कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार की मांग थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की जा रही थी, उसको इस प्रस्ताव के अंदर स्वीकार नहीं किया गया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि इस प्रस्ताव में युद्ध समाप्ति के पश्चात भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए वादे किए गए थे, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि इसी समय कोई निर्णय लिया जाता कि भारत में किस तरीके से जो है वो औपनिवेशिक राज्य की समाप्ति होगी और भारत को किस तरीके से स्वाधीनता या स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से जो भविष्य के वादे किए गए थे, उसी बात को लेकर के गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए एक शब्द कहा था और गांधी जी ने ये कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। इसका मतलब ये था कि उत्तर तिथीय चेक है, यानी ये बैंक के द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक है जिसकी जो तिथि है वो भविष्य में आने वाले समय के लिए लिखी गई है। और इस तरीके से ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इसके अंदर केवल वादे किए गए हैं, इसके अंदर किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह से खारिज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पोस्ट डेटेड चेक की बात उन्होंने की कि जो चेक जो अवधि पार हो गया है, जिसकी डेट निकल गई है और उसको अगर आप खाते में जमा करवाने जाएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो क्रिप्स मिशन भी कुछ इसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग की थी और वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अड़ी हुई थी। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि क्रिप्स के प्रस्ताव के अंदर अलग से जो है वो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है और भारत को जो है अलग से उनका संविधान बनाने की बात नहीं की गई है, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। तो इस प्रकार से ये जो क्रिप्स मिशन योजना थी वो पूर्ण रूप से असफल हो गई। और इसकी असफलता में एक मुख्य कारण ये भी था कि स्वयं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, जो कि कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक थे और भारत विरोधी थे, तो चर्चिल भी कहीं न कहीं क्रिप्स के द्वारा जो भारतीयों को कुछ स्वाधीनता या स्वायत्तता प्रदान करने की बात इस प्रस्ताव में थी, उन सब से असहमत थे। तो इस तरीके से ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, ये केवल द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और चीन को संतुष्ट करने के लिए भारत भेजा गया था, जिसमें अमेरिका और चीन का जो दबाव ब्रिटेन पर था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वो भारतीयों का सहयोग ले लेंगे और चर्चिल ऐसा मानते थे कि युद्ध काल तक वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद उन्हें जो है वो भारत से कोई लेना देना नहीं होगा और भारत हमेशा ही ब्रिटेन का ही उपनिवेश बना रहेगा। तो इस तरीके से भारत में जो संवैधानिक विकास की मांग जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा की जा रही थी, उन मांग को इसके अंदर कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया था। इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव को सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया और ये जो प्रस्ताव था, ये जो क्रिप्स मिशन था, वो पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुआ। तो ये यहाँ तक की प्रगति पर हमने चर्चा की। आगे हम इसके आगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनके ऊपर भी आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।